हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा रोड एजुकेशन पर। और हम आज अपने टॉपिक 2.14 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है संधारित्रों का संयोजन। और चैप्टर हमारा चल रहा है विद्युत विभव एवं धारिता। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर बिल्कुल 1-to-1 डिस्कशन एनसीईआरटी पर कर रहे हैं। मैं एक एक टॉपिक पर आपको वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे उदाहरण हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और जैसे ही चैप्टर अपना कंप्लीट होगा तो अपनी एनसीईआरटी के बैक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी मैं यहाँ पर पूरा उनके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपकी एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। फ्यूचर में मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि मैं आपके लिए कंपटीशन की वीडियो वगैरह भी लेकर आऊँ, तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। थोड़े टाइम बाद आपको वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले आप अपनी थ्योरी यहाँ से पूरी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में अपनी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और फिर जैसे ही कंपटीशन का मैटर तैयार होगा तो वो वीडियो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं संधारित्रों के संयोजन का। संधारित्रों के संयोजन का मतलब होता है कि जो हमारे पास कुछ संधारित्र हैं उन्हें हमें जोड़ना है। मतलब संधारित्रों के संयोजन का मतलब है संधारित्रों को आपस में जोड़ना। अब संधारित्रों को आपस में मेनली जो है दो प्रकार से जोड़ा जाता है, वो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ऐसा आपने प्रतिरोधों के लिए भी पढ़ा होगा। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हम 10वीं क्लास में पढ़ के आते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें संधारित्रों को भी यहाँ पर जोड़ना है, यही इनके संयोजन का अर्थ है। तो चलते हैं अब डिटेल में इनको थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है संधारित्रों का संयोजन। तो ये लिखा हुआ है संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। मैंने पूरे नोट्स इस तरीके से बनाए हैं, वही आपके लिए पीपीटीज वगैरह इस तरह से तैयार करिए कि आप पूरे कंप्लीट नोट्स चाहो तो आप वीडियो देखकर लिख सकते हो, साथ साथ लिख सकते हो। इस तरीके से मैंने तैयार किया है, तो आपको बिल्कुल थ्योरी जो है बिल्कुल फुल कंप्लीट आपकी हो जाएगी। यहाँ पर इस बात का आपको फायदा मिलेगा। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से हम संधारित्रों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर जो पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये श्रेणी क्रम संयोजन को बता रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा जो चित्र है ये समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन। तो वैसे तो अपन इनको बहुत डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं, पर अपन थोड़ा सा बेसिक यहाँ देख लेते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि एक ही भुजा में संधारित्रों का लगा होना। जैसे आप देख रहे होंगे तीन संधारित्र हैं, C1, C2 और C3। तो तीनों एक ही भुजा में लगे हुए हैं, ठीक है ना। या इनको ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे ये इसकी पहली प्लेट मानी जाती है, ये दूसरी, ये इसकी पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है, ये तीसरे की पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो जिसमें प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट आने वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई हो। ये देखो आप इस तरीके से, इसकी भी दूसरी प्लेट पहले से जुड़ी हुई है, इसकी भी दूसरी प्लेट पहले से जुड़ी हुई है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था श्रेणी क्रम संयोजन में होती है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है ऐसी व्यवस्था के लिए। तो दो चीज़ें आप स्ट्रक्चर से याद रख सकते हो, एक तो एक ही भुजा में लगा होना, या फिर प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का पहली प्लेट से जुड़ा होना। ये हम इसको चित्र देखकर पहचान कर सकते हैं। हालांकि ये पहचान कभी कभी कुछ परिपथों में बिल्कुल ठीक से नज़र नहीं आती है, ठीक है ना। उसमें फिर अपने को कुछ अलग मेथड से उसको हल करना पड़ता है। पर बेसिक पहचान यही है श्रेणी क्रम को पहचानने की। इसके बाद समांतर क्रम को कैसे पहचानते हैं? तो समांतर क्रम में क्या होता है कि हर संधारित्र अलग अलग भुजा में लगा होता है। देखो आप ये देखो, इसकी भुजा अलग है, इसकी भुजा अलग है, इसकी भुजा अलग है। तो पहली पहचान तो ये है कि ये सब संधारित्र अलग अलग भुजा में लगे रहेंगे। दूसरी पहचान क्या हो सकती है? दूसरी पहचान ये है कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट, आप देखो इसकी पहली दूसरी जो प्लेटें हैं, तो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट एक ही जगह आके जुड़ती है। आप देखो सभी प्लेटें, पहली पहली प्लेटें सभी एक जगह आके जुड़ी हुई है। इसी प्रकार दूसरी प्लेटें भी क्या होती है, एक ही जगह आकर जुड़ी होती है। तो जिसमें पहली पहली प्लेट एक जगह पे और दूसरी दूसरी प्लेट एक जगह पे जुड़ी हुई होती है, ऐसा क्रम जो है वह समांतर क्रम कहलाता है। तो मेनली ये पहचान स्ट्रक्चर से अपन करते हैं, ठीक है ना। अब डिटेल में अपन इसको देखते हैं एक एक क्रम को। तो सबसे पहले अपन लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए स्टूडेंट, अब समझते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम, डिटेल में समझते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा हुआ है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसकी डेफिनेशन है, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें संधारित्र एक ही भुजा में जुड़े
होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो मेन पहचान है श्रेणी क्रम की वह है संधारित्रों पर आवेश का मान एक समान हो, ठीक है ना। सभी संधारित्रों पर अगर आवेश एक जैसा आता है चार्ज करने के बाद तो हम कहेंगे कि वह संधारित्रों का श्रेणी क्रम है। तो जैसे चित्र से अपन इसको समझें तो देखो मान लो यहाँ पर हमारे पास 3 संधारित्र हैं C1, C2 और C3 धारिता की, और तीनों एक ही भुजा में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये तो भुजा से पहचान हो गई कि तीनों श्रेणी क्रम में है। अब आवेश से कैसे पहचान होगी, तो इनको चार्ज करने के लिए हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। और बैटरी मान लेते हैं कि क्यू आवेश प्रवाहित करती है। तो जब बैटरी क्यू आवेश प्रवाहित करेगी तो क्यू आवेश जैसे यहाँ आएगा तो इसकी पहली प्लेट चार्ज हो जाएगी, प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो जाएगी, और दूसरी प्लेट जो है ये प्रेरण के कारण आवेशित हो जाएगी। इसी प्रकार ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है, प्रेरण के कारण अन्य प्लेटें भी चार्ज हो जाती है। तो ये समान आवेश सारी प्लेटों से या सभी संधारित्रों से निकलता है, तो हम कहेंगे सभी संधारित्र एक ही तरह के आवेश से क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन की पहचान क्या है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद अपने एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता ज्ञात करने का। तुल्यधारिता का मतलब है कि तीनों संधारित्रों की मिला के एक सिंगल धारिता कितनी होगी, ठीक है ना। तो वो अपन यहाँ पर ज्ञात करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चित्रानुसार 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है जो हमने मानी है परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनके संयोजन को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। जब संधारित्र C1 की प्रथम प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तब इसकी दूसरी प्लेट पर ऋणावेश माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता है। ये नोट्स मैंने आपको इस तरीके से इसलिए लिखे हैं ताकि आप साथ साथ अपने नोट्स भी बना सको और आपकी थ्योरी बिल्कुल फुल कंप्लीट रहे, आपको कुछ और अन्य सोचने की जरूरत ना पड़े। इसलिए इस तरह के नोट्स मैंने आपको यहाँ पर बना के रखे हैं और आप साथ साथ इसको नोट्स को लिखते भी चलें तो इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तब दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार अन्य संधारित्रों पर भी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाते हैं। यहाँ प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। अब देखो यहाँ भिन्न चीज क्या है, आप देखो इसमें आवेश तो सब पे एक समान था क्योंकि बैटरी समान आवेश क्या कर रही है, प्रवाहित कर रही है, पर सबकी धारिता अलग अलग होने से सब पर विभव अलग अलग आता है। इस पर विभव मान लो V1 आ रहा है, इसकी प्लेटों के बीच का विभव, ऐसे इसकी दोनों प्लेटों के बीच का विभव V2 आ रहा है, इसको अपन विभवांतर भी कह सकते हैं, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। ऐसे ये तीसरा है तो इसको V3 कहेंगे। तो इस क्रम की पहचान ये भी है कि आवेश का मान तो सब पे एक समान होता है पर सब संधारित्रों पर विभव का मान या विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इसको आप अवश्य ध्यान रखें, एक चीज सेम रहेगी एक चीज अलग रहेगी। ऐसा ही समांतर क्रम में भी होगा, अभी जब अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब पे विभव अलग अलग रहता है, V1, V2 और V3। अब माने कि संयोजन की तुल्यधारिता CS है। CS का मतलब C इन सीरीज, इंग्लिश में इसको अपन श्रेणी क्रम को सीरीज भी बोलते हैं। तो इस सीरीज में जोड़ने से मान लेते हैं तुल्यधारिता CS है तो CS की वैल्यू आएगी Q/V। Q/V अपन जानते हैं धारिता का मेन फॉर्मूला है C = Q/V। अपन जब स्टार्टिंग करी थी धारिता पढ़ना तो किसी भी संधारित्र की धारिता को इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है, C = Q/V। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि तीनों का मिला के जो एक सिंगल संधारित्र है वह कितनी धारिता का है, CS धारिता का है। तो CS बराबर रहेगा Q/V। Q क्या है, बैटरी से प्रवाहित कुल आवेश, और V क्या है, बैटरी की वोल्ट का, और इसको कहेंगे अपन तुल्य धारिता, ठीक है। तो अपन ने मान लिया कि तीनों का मिला के एक सिंगल संधारित्र CS का बनता है तो CS = जाएगा Q/V। अब देखो यहाँ पर अपन एक इक्वेशन लेते हैं। हमने देखा कि V जो वोल्ट है इसका विभाजन हो रहा है, ये V वोल्ट तीनों संधारित्रों पर अलग अलग बढ़ जाता है। V का विभाजन हो गया तो V1, V2 और V3 के रूप में। तो अपन लिख सकते हैं कि V = यहाँ पर रहेगा V1 + V2 + V3। अब हम क्या करेंगे, इन सब का मान रखेंगे, ठीक है ना। तो V का मान अपन जानते हैं, देखो संधारित्र का जो सेम जो फंडामेंटल फॉर्मूला है धारिता निकालने का, C = Q/V होता है। तो इससे अगर V निकालोगे आप तो V = Q/C बनेगा। इसका मतलब विभवांतर का मान अपन हर संधारित्र के लिए Q/C के रूप में रख सकते हैं। तो जैसे V यहाँ पर है तो ये V तो क्या है, मेन वोल्ट का। तो मेन वोल्टता के लिए जो आएगी वह मेन आवेश आएगा, मतलब कुल आवेश आएगा और कुल धारिता आएगा। तो यहाँ पर देखो V के लिए अपन ने यहाँ से मान रखा है, V बराबर बनेगा यहाँ से Q/CS, कुल विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता CS। V1 क्या है, V1 पहले संधारित्र पर विभव है,
या पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर है। तो पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर बराबर हो गया पहले संधारित्र का आवेश बटा पहले संधारित्र की धारिता। तो यहाँ पर आ जाएगा ये Q बटा C1, क्योंकि Q तो इस पर आवेश है और इसकी धारिता C1 है। इसी तरीके से अपन आने वाले संधारित्र जो है C2 और C3 के लिए भी लिख सकते हैं। V2 का मान हो जाएगा Q बटा C2, Q आवेश और C2 धारिता, और तीसरे वाले के लिए Q आवेश और C3 धारिता, क्योंकि आवेश का मान सब पे एक जैसा है इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर। अब देखो ये ऊपर का जो Q है ये कॉमन आएगा, इधर जो Q है तो Q कॉमन आके इस Q से कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास रह जाएगा 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये जो फॉर्मूला हमने प्राप्त किया है ये संधारित्रों के श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता को ज्ञात करके हमें बताएगा। जब भी हमें मान लो 3 संधारित्र दे रखे हैं या ज़्यादा भी दे रखे हों तो इस नियम से अपन उनको जोड़कर और बाद में तुल्य धारिता CS ज्ञात की जा सकती है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो रिजल्ट हैं वो बना के देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रिजल्ट्स अपन यहाँ देखते हैं संधारित्रों के श्रेणी क्रम के लिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ही संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 2 संधारित्रों के श्रेणी क्रम के लिए, तो 2 ही संधारित्र श्रेणी क्रम में है और उनकी तुल्य धारिता अपन C मान लेते हैं, जो CS भी लिख सकते हो आप, अपन ने C मान ली, तो 1/C बराबर हो गया 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C को अगर हम आगे हल करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास C1 C2, तो ऊपर जो बनेगा देखो तो बन जाएगा C2 प्लस C1, एलसीएम लेना आप सब जानते ही हैं। तो अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे अपन, तो व्युत्क्रम करते ही C बराबर आ जाएगा C1 C2 ऊपर पहुंच जाएगा और बटा आ जाएगा C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2 भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये फॉर्मूला अपन ने अलग से निकाला है 2 संधारित्रों के श्रेणी क्रम के लिए। ये क्यों निकाला अपन ने, इसलिए निकाला है क्योंकि ये एक शॉर्टकट है 2 संधारित्रों के श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता ज्ञात करने का। इस फॉर्मूले से जनरल स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, इस फॉर्मूले से वो निकाल तो लेता है धारिता को, पर वो बाद में जो है 1/C की वैल्यू निकालता है तो 1/C को आंसर मान लेता है, इसका उल्टा करना वो भूल जाता है, ठीक है ना। जल्दबाजी में अपने साथ एग्जाम में कभी कभी हो जाता है, तो इसलिए आप उस चीज से बचो। इसके लिए क्या किया गया है 2 संधारित्रों के श्रेणी क्रम के लिए ये फॉर्मूला बना दिया गया है, तो ये फॉर्मूला अपने लिए हेल्प करेगा, अपने से इसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो याद रखो C इक्वल्स टू आ जाएगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2, मतलब जो भी संधारित्र आपको दिए हुए हैं उनकी धारिता को गुणा करके उनके योग का हमें भाग देना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, देखो कि संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, हमें इस संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो इसमें संयोजन है बिंदु A और B के बीच, A और B के बीच 2 संधारित्र जोड़े गए हैं, तो ये पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है, और आप देखो दोनों एक ही भुजा में जुड़े हुए हैं, तो एक ही भुजा में जुड़े हुए हैं तो इनको कहेंगे कि अपन संधारित्र श्रेणी क्रम में है। तो इसकी धारिता दे रखी 2 माइक्रोफेरेड, इसकी दे रखी 3 माइक्रोफेरेड, तो इसको मैं C1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं C2 नाम दे देता हूँ। ये भी ध्यान रखो न्यूमेरिकल्स में अगर वो किसी मान किसी के लिए आपको वो नाम नहीं देता है, अगर मान लो तो आपको नाम खुद देना चाहिए, C1 C2 हो या प्रतिरोध R1 R2, तो सिंबल हमेशा अपने को दे देना चाहिए। कभी तो सिंबल खुद दे देता है, कभी सिंबल नहीं देता है, तो सिंबल हमें अपनी तरफ से दे देना चाहिए। इससे अपने को क्या होता है न्यूमेरिकल करते समय आसानी रहती है। तो ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता को C इक्वल्स टू अपन क्या मानेंगे C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो आपको दोनों को गुणा करके दोनों का योग करना है, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, तो 2 इंटू 3 बटा 2 प्लस 3। देखो माइक्रो भी लगा हुआ है, पर जनरली प्रीफिक्स और जो होते हैं प्रीफिक्स पूर्व लग्न या सफिक्स होते हैं अनुलग्न, उनको अपने को क्या करना चाहिए बाद में रखना चाहिए, साथ में नहीं रखना चाहिए, उससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल अगर अपन देखेंगे तो 3 दूनी 6 और 5, तो 1.2 माइक्रोफेरेड। तो हम कह सकते हैं इस संयोजन की तुल्य धारिता जो आएगी वो 1.2 माइक्रोफेरेड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, अब इसमें 3 का एग्जाम्पल अपन ने लिया है, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो आप 3 संधारित्र हैं, इसकी धारिता में C1 मान लेता हूँ, इसकी C2 मान लेता हूँ, इसकी C3 मान लेता हूँ। तो इनके मान भी हमारे पास है, C1 का मान है 1 माइक्रोफेरेड, C2 का मान है 2 माइक्रोफेरेड, C3 का मान है 3 माइक्रोफेरेड। अब इस संयोजन को आप देखोगे ध्यान से तो ये सब संधारित्र एक ही भुजा में जुड़े हुए हैं, बिंदु P और Q के मध्य एक ही भुजा में जोड़े गए हैं, तो ये भी संधारित्रों का श्रेणी क्रम ही बता रहा है हमें। तो श्रेणी क्रम के लिए अपने को इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी होगी।
तो अपन जानते हैं श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू अपन रख देते हैं। तो C1 की वैल्यू है 1, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है ना। अपन तीनों मान रख दिए, नीचे C1 का 1, C2 का 2 और C3 का 3। तो पहले 1/CS निकलेगा, अपन इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा यहाँ पर 6, तो 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, ऐसा ही लिखने में आएगा। तो इसका रिजल्ट अगर देखें तो CS इक्वस टू हो गया हमारे पास 6 3 9 2 11, 1/CS बराबर आ गया 11/6। अब यहाँ पर बस उल्टा करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये 1/CS की वैल्यू है, इसको उल्टा करेंगे तो CS की वैल्यू आएगी, CS बराबर हो जाएगा 6/11 माइक्रोफेराड। तो इस तरह से सिंपल से एग्जाम्पल है जिनको अपन हल करके और तुल्यधारिता ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे कुछ और अपन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अपन देखते हैं कि जैसे मान लो कि आपके पास संधारित्र 3 से भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मतलब कितने ही संधारित्र श्रेणी क्रम में हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस नंबर को अपन मान लेते हैं कि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखो लिखा हुआ यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो संयोजन की तुल्यधारिता C के लिए, या CS के लिए लिख सकते हो, CS के लिए 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C4, ऐसे जितने भी संधारित्र आपके पास हैं तो ये 1/C की टर्म उस लास्ट वाले संधारित्र तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में उन सब की तुल्यधारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं व्यापक नियम। व्यापक नियम भी इसको कहा जाता है संधारित्रों के श्रेणी क्रम की तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए। तो ये व्यापक नियम हो गया, व्यापक नियम, ठीक है। अब इसी में एक इम्पोर्टेंट इसका जो स्पेशल केस है वो ये है कि अगर मान लो आपके पास ऐसे n संधारित्र हैं, ऐसे n संधारित्र हैं इस तरह से जुड़े हुए आगे आगे ऐसे n बार जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और सभी की धारिता एक जैसी है। इसका अर्थ क्या होगा कि सभी की धारिता एक जैसे होने का मतलब है C1 भी C के बराबर है, C2 भी C के बराबर है, ऐसे Cn भी C के बराबर है। तो ये 1/C 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 यहाँ पर n बार आ जाएगा, n बार आ जाएगा। तो n बार जब 1/C जुड़ेगा तो इसको अपन कहेंगे n/C हो गया, क्योंकि 1/C को n बार जोड़ोगे तो n/C बन जाएगा। तो इसको अगर आप हल करोगे आगे तो CS का मान जो निकल के आएगा इसका उल्टा कर देंगे तो वो C/n हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो संयोजन की तुल्यधारिता जो है किसी भी एक संधारित्र की धारिता की 1/n गुना हो जाती है, ठीक है ना, या 1/n गुना रह जाती है, क्योंकि इसमें तो क्या होता है धारिता हमेशा घटती है। देखो लिखा हुआ भी आगे, अगर अपन अगला नोट पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम प्राप्त होती है। श्रेणी क्रम में हमेशा तुल्यधारिता का मान घटता ही है, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अपन समझे कि मेरे पास 3 संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड और 11 माइक्रोफेरड। अब इनकी जो तुल्यधारिता आएगी श्रेणी क्रम में, तो इस नियम के अनुसार क्या कह रहे हैं कि इनकी जो भी तुल्यधारिता आएगी वो इनमें जो सबसे कम होगा उससे भी कम आएगी। तो आप देखो इन सब में सबसे कम धारिता का 2 माइक्रोफेरड है, तो इन तीनों की जो तुल्यधारिता आएगी CS उसका मान 2 माइक्रोफेरड से भी कम ही आएगा, लेस देन 2 माइक्रोफेरड रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो क्रम है धारिता को कम करने के लिए काम में लिया जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो आइए अब समझते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम। तो देखो समांतर क्रम क्या होता है, इसकी सबसे पहले अपन डेफिनेशन यह समझेंगे। यह लिखा हुआ है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान एक समान हो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक संधारित्र भिन्न भिन्न भुजा में लगा होता है। तो देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब समांतर क्रम रहेगा तो समांतर क्रम में सभी संधारित्रों पर विभव का मान एक जैसा होता है। हमने देखा था कि श्रेणी क्रम में सब संधारित्रों पर आवेश एक जैसा है और यहाँ पर विभव का मान एक जैसा होगा। इसको अपन चित्र से भी समझते हैं, चित्र इस चीज को किस तरह से बताता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 3 संधारित्र हैं, C1 C2 और C3, 3 अलग संधारित्र हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि चित्र से पहचान कैसे होती है। तो चित्र से पहचान कैसे होगी कि सभी संधारित्र आपको
अलग अलग भुजा में नजर आएंगे। जैसे आप देखो इस C1 के लिए अलग भुजा है, C2 के लिए अलग भुजा है, C3 के लिए अलग भुजा है। भुजा को शाखा भी कह सकते हैं कि तीनों संधारित्र अलग अलग शाखा में जुड़े हुए हैं। तो ये पहली पहचान है कि सभी संधारित्र अलग अलग शाखा में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। दूसरी पहचान क्या है महत्वपूर्ण, कि इनकी जो पहली प्लेट है, देखो आप, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, तीनों की पहली प्लेटें एक ही जगह आके जुड़ी हुई है, या तीनों के सिरे एक ही जगह पे जुड़े हुए हैं, जिसको अपन ए पॉइंट कह सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी प्लेटों के जो सिरे हैं वो भी सब आके एक ही जगह जुड़े हुए हैं, जिसे अपन बी कहते हैं, बी पॉइंट पर आकर जुड़े हुए हैं। तो ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्रों की पहली प्लेटें एक ही जगह पर, इसी प्रकार दूसरी प्लेटें भी एक ही जगह पर जुड़ी हुई हो, तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर से पहचान, बनावट के आधार पे पहचान। अब अपन विभव से देखें तो अपन अगर जैसे हम क्या करते हैं कि ए और बी के बीच एक बैटरी लगा देते हैं, आवेश प्रवाहित करने के लिए या चार्ज करने के लिए हम यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे, V वोल्ट की बैटरी लगा देंगे। तो आप देखो V वोल्ट की बैटरी के जो सिरे हैं वो पॉइंट ए और बी पर आ रहे हैं, और सभी संधारित्रों के सिरे भी कहाँ आ रहे हैं, ए और बी पर ही आ रहे हैं। दोनों सिरे देख लो आप, इसके भी ए और बी पर, दूसरे संधारित्र के भी दोनों सिरे ए और बी पर, और तीसरे संधारित्र के भी दोनों सिरे ए और बी पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन सिरों के बीच भी विभवांतर V रहेगा। जैसे पहले संधारित्र के दोनों सिरे ए और बी पर आ रहे हैं, तो ए बी सिरे सीधे बैटरी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर भी विभव V आएगा। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए भी विभव V होगा, क्योंकि इसके सिरे भी सीधे बैटरी के टर्मिनल से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे तीसरे के लिए भी V होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों संधारित्र पर विभव का मान एक जैसा ही होगा। तो यही पहचान है इसकी कि अगर जिस क्रम में सब पर विभव का मान एक समान होता है या विभवांतर का मान एक समान होता है, वह समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और इसका कारण है कि उन सभी संधारित्रों के अंतिम सिरे जो हैं सीधे बैटरी से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी पहचान कि हम कैसे पहचानेंगे कि समांतर क्रम क्या होता है, कि किस तरह से पहचानेंगे कि समांतर क्रम किस तरह से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो तीन पहचान मैंने आपको बता दी। एक तो अलग अलग भुजा में लगा हुआ होना, दूसरा है कि सबके पहले सिरे एक जगह पर और दूसरे सिरे एक जगह पर, और तीसरी पहचान है विभव का मान एक समान होना, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया समांतर क्रम संयोजन। अब देखो आप इसमें आवेश का मान सब पे अलग अलग होगा। आप देखो यहाँ से जब आवेश Q प्रवाहित होगा, तो आवेश Q जब बिंदु ए पर पहुंचेगा, तो बिंदु ए पर आवेश को जाने के लिए तीन रास्ते मिलेंगे, तो सब पे अलग अलग आवेश बढ़ जाएगा। इस भुजा में Q1 आवेश जाएगा, इस भुजा में Q2 आवेश जाएगा, इस भुजा में Q3 आवेश जाएगा। तो Q1 जो है इस पहले संधारित्र को चार्ज करेगा C1 वाले को, तो इस पर आवेश आ जाएगा प्लस Q1 और माइनस Q1। इसी प्रकार दूसरे पे आ जाएगा प्लस Q2 और माइनस Q2, और तीसरे पे आ जाएगा प्लस Q3 और माइनस Q3। तो इस तरीके से समांतर क्रम संयोजन में सब पे विभव तो बराबर हो जाता है सभी संधारित्रों पर, और सब पे आवेश का मान अलग अलग रहता है। तो इस क्रम के लिए अब हम यहाँ पर तुल्य धारिता का मान ज्ञात करेंगे, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। तो मैं हेडिंग यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लिख देता हूँ मैं, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब तुल्य धारिता ज्ञात करने जा रहे हैं। तुल्य धारिता का मतलब हो गया तीनों संधारित्र को मिलाकर अगर इनके इक्विवेलेंट एक ही संधारित्र माना जाए, कि तीनों का मिला के एक संधारित्र होगा, तो वह किस मान का होगा, इसको हम यहाँ ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, चित्रानुसार तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 है परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनके संयोजन को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। संयोजन को अपन ने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। बैटरी से प्रवाहित कुल आवेश Q हो तब संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 आ जाते हैं। ये मैंने आपको बताया अभी हाल, ठीक है ना। यदि संयोजन की तुल्य धारिता Cp है, मतलब तीनों की मिला के अगर एक संधारित्र माने तीनों का, तो उसकी धारिता Cp है, Cp का मतलब C इन पैरेलल है, तब Cp बराबर बनेगा Q/V। अपन जानते हैं तुल्य धारिता बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल विभव। कुल आवेश जो बैटरी से प्रवाहित होता है और कुल विभव जो बैटरी के द्वारा अप्लाई किया गया है, तो Cp बराबर बनेगा Q/V। अब यहाँ पर इक्वेशन कौन सी बनाएंगे, तो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ आवेश की, क्योंकि यहाँ आवेश का विभाजन हो रहा है। तो अपन यहाँ क्या कहेंगे, कुल आवेश Q जो बैटरी से प्रवाहित होता है वो तीन भागों में बढ़ जाता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे सबसे पहले Q की, तो Q की वैल्यू देखो यहाँ समीकरण 1 से रखेंगे अपन। यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो बनेगा Cp इंटू V, और ये जो मान रखना है हमें Q1, तो Q1 रखना है हमें पहले संधारित्र पर आवेश, तो पहले संधारित्र पर आवेश होगा C1 इंटू V, इसकी धारिता इंटू इसके ऊपर विभवांतर का मान,
तो दोनों का गुणा करेंगे तो C1 इंटू वी। इसी प्रकार Q2 का मान दूसरे संधारित्र से निकालेंगे तो ये आ जाएगा C2 इंटू वी, और इसी प्रकार तीसरे से निकालेंगे तो C3 इंटू वी। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब आप देखो इस इक्वेशन में v कॉमन आ रहा है, इन तीनों में v कॉमन है तो v कॉमन आ जाएगा और इस v से वो कट जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास रह जाएगा Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो रिलेशन हमें मिला है ये हमें बताता है समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता। अगर तीन संधारित्र समांतर क्रम में है तो उनकी तुल्य धारिता इन तीनों की अलग अलग धारिताओं का योग होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर छोटा सा डेरिवेशन करके हमने यहाँ पर तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात कर ली है। ठीक है ना। इसके आगे अब चलते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट इसके देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं समांतर क्रम की कुछ विशेषताएं। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले नोट में देखो आप पहला पॉइंट, समांतर क्रम में संयोजन की तुल्य धारिता संयोजन में लगे सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक प्राप्त होती है। तुल्य धारिता का मान जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसमें जितने भी संधारित्र लगे हुए हैं उनमें जो सबसे ज्यादा मान का संधारित्र है उससे भी ज्यादा तुल्य धारिता आती है। देखो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास है 5 माइक्रोफेरड, 10 माइक्रोफेरड और 20 माइक्रोफेरड के संधारित्र। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर इन तीनों की मैं तुल्य धारिता निकालूं समांतर क्रम के लिए तो वो तुल्य धारिता जो Cp आएगी समांतर क्रम के लिए उसका मान इसमें जो सबसे ज्यादा है, जैसे 20 सबसे ज्यादा है तो 20 वाले माइक्रोफेरड से भी इस Cp का मान ज्यादा आएगा। तो एक प्रकार से ये क्रम वहां यूज किया जाता है जहां पर हमें धारिता का मान बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हमारे पास छोटे मान के संधारित्र हैं तो अगर हम उनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो हम उससे अधिक मान की अधिक मान का संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पहला इसका यूज हो गया। दूसरा देखो आप, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हो, मान लो अभी तो अपन ने 3 का उदाहरण लिया, अगर मान लो इस तरीके से आपके पास n संधारित्र है, मतलब उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, तो ऐसे n संधारित्र अगर समांतर क्रम में है तो इस रिजल्ट को अपन व्यापक कर सकते हैं। तो व्यापक रूप में हम कहेंगे कि सभी संधारित्रों की मिला के धारिता Cp बराबर आएगी C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से लास्ट में Cn तक जितने भी संधारित्र यहाँ पे वहां तक उनको जोड़ सकते हो। ठीक है ना। इसी में एक स्पेशल केस अपन बना सकते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि समान धारिता C के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो, मान लो जो n संधारित्र हैं उन सबकी धारिता एक जैसी है, जैसे C1 भी C है, C1 भी C है, C2 भी C है, C3 भी C है, ऐसे सभी संधारित्र एक ही धारिता के हैं, तो कुल मिला के धारिता जो आएगी Cp वो इन सबका योग हो जाएगी। तो C यहाँ पर n बार जुड़ जाएगा, क्योंकि n संधारित्र है तो n बार जुड़ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा Nc। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट याद रख सकते हो ताकि अपना क्वेश्चन अपन इजी वे में हल कर सकें। तो ये हो गया समांतर क्रम के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें समांतर क्रम रहेगा और कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे भी करने वाले हैं जिनमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों ही रहेंगे। ठीक है ना। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन बढ़िया करते हैं, चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक चित्र बना हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि प्रदर्शित चित्र में संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो आप दो संधारित्र आपस में संयोजित हैं, कनेक्ट किए गए हैं। अब आपको पहचानना पड़ेगा पहले चित्र में कि ये संधारित्र कौन से क्रम में दिए हुए हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पहचान, आप देखो दोनों की पहली पहली प्लेटें एक ही जगह आके जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेटें भी एक ही जगह आके जुड़ी हुई है, तो ये स्पष्ट रूप से समांतर क्रम को बता रहा है। या दूसरी पहचान क्या है कि दोनों संधारित्र अलग अलग भुजा में है। ठीक है ना। तो वैसे अपनी जो प्लेट वाली पहचान है कि पहली पहली प्लेट एक जगह जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट एक जगह जुड़ी हुई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहचान है। ठीक है ना, चित्र के आधार पर। तो दोनों को अपन समांतर क्रम में मानेंगे यहाँ पर, और इस संयोजन की तुल्य धारिता में निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर संधारित्रों के नाम नहीं दिए गए हैं, तो आप इसको C1 संधारित्र कह सकते हो और इसको अपन C2 संधारित्र कह सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इस तरह से अगर सिंबल नहीं दे रखा है तो आप सिंबल खुद दे दो वहाँ पर, क्योंकि उससे अपना क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखो C1 C2 अपन नाम दे दिए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ C1 व C2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता को आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैं इनकी तुल्य धारिता को C12 नाम दे देता हूँ, C12।
तो C12 बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2। समांतर क्रम का नियम है, दोनों को जोड़ देते हैं तो C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 3, 2 और 3, तो ये जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसमें हमने दिए गए चित्र में तुल्यधारिता का मान ज्ञात कर लिया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कहा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए संयोजन की बिंदु P व N के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। आप देख रहे होंगे बिंदु P और N यहाँ पर देख रहे होंगे, और एक बैटरी भी यहाँ लगी हुई है, और बीच में देखो अभी 3 संधारित्र बने हुए हैं। C1 है 10 माइक्रोफेरड, C2 है 20 माइक्रोफेरड और C3 है 30 माइक्रोफेरड। तो हमें इस संयोजन की तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो जितना भी संयोजन हो रहा है या संधारित्रों का ये संयोजन, ये सारा संयोजन बिंदु P और N के मध्य है। तो P और N के मध्य ही हम तुल्यधारिता ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो अपन देखते हैं, तो यहाँ पर C1 और C2 जो है आपको स्पष्ट रूप से समांतर क्रम में नजर आएंगे, क्योंकि देखो दोनों का जो पली पली प्लेट है वो इस पॉइंट पर आकर जुड़ी हुई है। पली प्लेट दोनों की इस पॉइंट पर आकर जुड़ गई, ऐसे दूसरी प्लेट है इस पॉइंट पर आकर जुड़ गई, तो ये दोनों का समांतर क्रम हो जाएगा। और फिर इन दोनों का जो तुल्य निकलेगा वह इस वाले संधारित्र C3 के साथ एक ही भुजा में आने के कारण श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन दोनों के समांतर क्रम की तुल्यधारिता निकालते हैं। तो हम ये लिखेंगे यहाँ C1 व C2 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता ये हो जाएगी C12 बराबर C1 प्लस C2 बराबर 10 प्लस 20, 10 और 20 बराबर 30 माइक्रोफेरड। अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो अपन ने केवल 2 के लिए किया है। अब ये जो 30 माइक्रोफेरड हो गया, ये इस C3 वाले 30 माइक्रोफेरड के साथ एक ही भुजा में आ जाएगा, तो इसलिए ये कौन सा क्रम कहलाएगा? श्रेणी क्रम। मैं चित्र बना के समझा देता हूँ आपको। जैसे अपना P पॉइंट है, अब ये इन दोनों का मिला के अपन एक बना सकते हैं, ये वाला C12, तो C12 हो गया 30 माइक्रोफेरड जो अपन ने यहाँ निकाला है। ठीक है ना। और इसके साथ यहाँ पर Q पॉइंट है, और Q पॉइंट के बाद यहाँ पर ये C3 जुड़ा हुआ है, तो C3 है हमारे पास 30 माइक्रोफेरड, और इसको अंतिम रूप से बैटरी से जोड़ा गया है। तो अपन इसको तुल्य चित्र भी मान सकते हैं कि इसके तुल्य चित्र ये होगा। तो आप देख लो स्पष्ट रूप से अब क्या हो रहा है, P और N के बीच ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में आ रहे हैं। तो हम ये लिख देंगे आगे। इसके बाद यहाँ C12 व C3 अब श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का नियम अपन जानते हैं, तो श्रेणी क्रम का नियम लगाएंगे। यहाँ पर देखो तो तुल्यधारिता अब मैं मान लो, अब संधारित्र सब खत्म हो जाएंगे नहीं, क्योंकि 2 ही बचे हैं, दोनों का अपन निकाल रहे हैं। तो टोटल जो तुल्यधारिता है वो मैं C मान लेता हूँ कि पूरे निकाय की धारिता C है, तो C बराबर आएगा, श्रेणी क्रम का नियम है दोनों को गुणा करके दोनों के जोड़ का भाग दे देते हैं। ये नियम पढ़ा था अपन ने, C12 गुणा C3, C12 और C3 है ना, और फिर दोनों का योग C12 प्लस C3, तो 30 गुणा 30 बटा 30 प्लस 30, तो इसको आप हल करोगे तो 900 बटा 60 हो जाएगा, जिसका मान आएगा 15 माइक्रोफेरड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली इस पूरे परिपथ की जो धारिता है, तुल्य धारिता, वो 15 माइक्रोफेरड है। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलते हैं कुछ क्वेश्चन और आगे करते हैं। तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा होने वाला है अपना। देखो इसमें दिया हुआ है, चित्र में दिखाए गए परिपथ में 4.5 माइक्रोफेरड वाले संधारित्र पर विभवांतर है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में विभवांतर पूछा है, तुल्य धारिता नहीं पूछी है, हालांकि वो ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमारे पास देखो ये 4.5 माइक्रोफेरड का संधारित्र लगा हुआ है C1, तो इस पे हमें कितना विभवांतर आएगा इसकी प्लेटों के बीच का, वो ज्ञात करना है। बाकी 2 संधारित्र लगे हुए हैं, 3 माइक्रोफेरड और 6 माइक्रोफेरड, जिनको हमने नाम दिया है C2 और C3, और ये पूरा संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस संधारित्र पर विभवांतर निकालने के लिए हमें इस संधारित्र के ऊपर कितना आवेश है वो ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि अपन जानते हैं मेन रूल C बराबर होता है Q/V। तो अगर आपको यहाँ पर विभवांतर का V का मान चाहिए तो V बराबर आपको Q/C से निकलेगा, इस पर जितना आवेश बटा इसकी धारिता। तो यहाँ पर इस पर आवेश निकालना जरूरी है, तभी आप इसका विभवांतर ज्ञात कर
पाओगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि उस पर आवेश निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस पूरे संयोजन की तुल्यधारिता ज्ञात करूँगा। तो आप देखो यहाँ पर कि C2 और C3 जो है ये दोनों यहाँ पर हमें समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की पहली प्लेटें एक जगह पर और दूसरी प्लेटें एक जगह पर जुड़ी हुई है। तो अपन क्या कह देंगे C2 यहाँ, C2 व C3 समांतर क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्यधारिता, इनकी तुल्यधारिता को अपन C23 नाम दे देते हैं। तो C23 बराबर हो जाएगा 3 + 6 बराबर 9 माइक्रोफेरेड, क्योंकि दोनों का योग हो जाएगा तो ये माना जाएगा 9 माइक्रोफेरेड। तो अब ये 9 माइक्रोफेरेड का जो संधारित्र बनेगा वही इस C1 के साथ एक ही भुजा में आ जाएगा, इसलिए वह श्रेणी क्रम में जाएंगे। तो अपन कहेंगे अब C1 व C23 श्रेणी क्रम में होंगे, अतः निकाय की तुल्यधारिता, निकाय का मतलब पूरे जाल की, क्योंकि अब कोई संधारित्र बचा ही नहीं है, तो पूरे जाल की तुल्यधारिता हो जाएगी हमारे पास, इसको C मान लेता हूं मैं। तो C बराबर C1 × C23 बटा C1 + C23 श्रेणी क्रम का जो नियम है उससे अपने दोनों का गुणा बटा दोनों का योग। इसको हल करोगे आप तो ये माना जाएगा हमारे पास 4.5 गुणा 9 बटा 4.5 + 9। इसको आगे हल करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 40.5 आएगा, और इसको इससे गुणा जोड़ेंगे तो 13.5, और इससे ये 3 बार कट जाएगा। तो पूरे निकाय की जो तुल्यधारिता है वो हमें 3 माइक्रोफेरेड प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो पूरे निकाय की धारिता या C इक्विवेलेंट का मान 3 माइक्रोफेरेड आ गया। अब मैं मान लेता हूं कि बैटरी से Q आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है ना, बैटरी से Q आवेश प्रवाहित होता है। तो अपन कुल आवेश के लिए नियम लिखे यहाँ पर, तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ बैटरी से प्रवाहित आवेश, बैटरी से प्रवाहित आवेश Q बराबर क्या रहेगा C × V, कुल आवेश बराबर कुल धारिता इंटू कुल विभवांतर। तो कुल धारिता हमारे पास आ चुकी है 3 माइक्रो, तो 3 × 10⁻⁶ माइक्रो का मतलब 10⁻�6, और बैटरी का विभव है 12 वोल्ट, तो यहाँ 12 से गुणा इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 × 10⁻�6 कूलाम। तो इतना आवेश इस बैटरी से प्रवाहित हो रहा है परिपथ में। ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर आगे जाके तो यही आवेश इस वाले संधारित्र से भी निकलेगा, क्योंकि हमसे इसी संधारित्र पर विभवांतर का मान पूछा है। तो देखा जाए तो ही आवेश प्रवाहित होगा, तो हमारा काम यही हो गया, हमें आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है अब यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इस आवेश को इससे अपन प्रवाहित करेंगे। तो देखो यहाँ पर अतः C1 से भी स्मॉल q आवेश प्रवाहित होगा भाई स्टूडेंट करेंगे अब एक और अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करके आपको बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है हमारा ये क्वेश्चन। देखो किस तरह का क्वेश्चन है। सी धारिता वाले अनेक संधारित्र चित्र में दर्शाए अनुसार अनंत संख्या में संयोजित है, अनंत संख्या में संयोजित है। बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखो यहाँ पर बिंदु ए व बी के मध्य कई संधारित्र एक साथ लगे हुए हैं। देखो ये सी और सी, सी और सी, ऐसे यहाँ पर भी सी और सी, और ये क्रम रुकता नहीं है,
ये पूरा पैटर्न अनंत तक जा रहा है, ठीक है ना, ये पूरा पैटर्न अनंत तक जा रहा है। तो हमें बिंदु ए और बी के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखोगे इसमें, तो ये सी और सी का जो पैटर्न है इस तरह के उल्टे एल की साइज में, इस तरीके से ये पैटर्न इसमें बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अब अनंत की विशेषता होती है कि अनंत में अगर आप कुछ जोड़ देते हो तब भी वो संख्या अनंत ही रहती है, और अनंत में से कुछ घटा देते हो तब भी वो संख्या अनंत ही रहती है। तो इसी मैथमेटिक्स के नियम के आधार पर यह क्वेश्चन यहाँ पर हल किया जाता है। तो मैं पहले मान लेता हूं कि मान लेते हैं कि पूरे सिस्टम की धारिता जब हम इनको अनंत श्रेणी तक जोड़ेंगे तो पूरे निकाय की धारिता ए और बी के बीच C1 आएगी। क्या लिखा हुआ है देखो, माना कि ए और बी के मध्य तुल्य धारिता क्या है, C1 है। तो C1 अपन इस पूरे निकाय की तुल्य धारिता मान लेंगे। और यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन कैसे लिखी है अपन ने, इसको अपने को समझना है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि अपन जानते हैं इसमें इस तरह का जो उल्टे एल का पैटर्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर इसमें से अपन एक पैटर्न अपन यहाँ रख लेते हैं, जैसे ये पैटर्न मैंने यहाँ पर रख लिया, ये वाला पैटर्न मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है ना। अब इस पैटर्न को छोड़कर अगर बाकी जो आगे सीरीज है उसकी मैं तुल्यधारिता निकालूंगा तब भी वो C1 ही आएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनंत श्रेणी में से अगर आप एक को कम भी कर देते हो तो बाकी बचे हुए के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनंत में से एक घटा देते हैं तब भी उसका मान अनंत ही रहता है। तो पूरे जाल की धारिता अगर C1 है तो एक छोड़ने के बाद जितना भी जाल बचेगा उसकी धारिता भी C1 ही मानी जाएगी। तो अपन ने पूरे निकाय की C1 मान ली, और जो बाकी इसको छोड़ने के बाद जो बाकी बचा उसकी पूरे की आगे जितनी भी श्रेणी थी उसकी भी अपन ने क्या मान ली, C1 ही धारिता मान ली है, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान देना आप। अब देखो ये जो C है और ये C1 है ये दोनों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि ये एक एक प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता बनेगी C1 बटा C प्लस C1, ठीक है ना। अब इनका जो श्रेणी क्रम बनेगा उसका जो तुल्य संधारित्र बनेगा वो इस वाले संधारित्र के साथ समांतर क्रम में आएगा, क्योंकि जो C1 जो ये वाला संधारित्र C1 बटा C प्लस C1 वाला वो इस C वाले के साथ समांतर क्रम में आ जाएगा, तो वो इसके साथ इसकी धारिता जुड़ जाएगी। तो C के साथ इन दोनों की टोटल धारिता को अपन जोड़ देंगे। तो देखो C के साथ मैंने इन दोनों की टोटल धारिता को यहाँ पर जोड़ दिया है, तो C प्लस C1 बटा C प्लस C1, और इन सब का टोटल मिला के अपन ने धारिता मानी है A और B के मध्य C1, तो इन दोनों का तुल्य मान अपन C1 के बराबर कह सकते हैं। तो इस आधार पर यह समीकरण यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है ना। अब इस समीकरण को सोल्व करके हम यहाँ पर C1 का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पूरे जाल की तुल्य धारिता हमने C1 मानी है, तो C1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो मैं ज्ञात करता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, C1 बराबर है हमारे पास C प्लस C1 बटा C प्लस C1। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पर इस C को इधर ले लेंगे, तो C1 माइनस C बराबर C1 बटा C प्लस C1। फिर इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, C1 माइनस C गुणा, इसको मैं उल्टा करके लिख दूंगा C1 प्लस C, अपन इधर ले गए पर इसको उल्टा करके लिख दिया, ठीक है ना, बराबर C1। अब इसमें A माइनस B और A प्लस B का रूल लग रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ C1 स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर C1। तो दिस इम्प्लाइज C1 स्क्वायर माइनस C1 माइनस C स्क्वायर बराबर 0। तो एक अपने को यह इक्वेशन प्राप्त हो गई, समीकरण प्राप्त हो गई जो C1 में द्विघात है। C1 में इसको द्विघात समीकरण मान सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो C1 में द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को मानक सूत्र से या श्रीधर आचार्य सूत्र से हल किया जाता है। तो इस समीकरण की तुलना अगर अपन इससे करें, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, उससे अगर तुलना करें तो a का मान तो यहाँ बनेगा 1 इस समीकरण के आधार पर, क्योंकि x की तरह काम करेगा C1, तो x स्क्वायर का गुणांक a है तो C1 स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 माना जाएगा। ऐसे ही x की जगह यहाँ आया है C1, तो x का गुणांक b है तो यहाँ b का मान b का काम करेगा माइनस का c, और c की जगह यहाँ पर आ रहा है, जो c यहाँ पर है उसकी जगह यहाँ आ रहा है माइनस का c स्क्वायर। तो इस तरह से अपन इसको C1 में द्विघात मानते हुए अपन यहाँ पर ABC के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको मानक सूत्र से मैं हल करूँगा, श्रीधर आचार्य सूत्र से। तो C1 के लिए हल करेंगे तो C1 बराबर बनेगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4AC बटा 2a। तो C1 बराबर मान रख देंगे सारे अपन यहाँ पर, तो माइनस b, तो माइनस c रखेंगे मान यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब माइनस c का स्क्वायर
सी स्क्वायर बन जाएगा -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की जगह आएगा -c² अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो C1 के लिए हमने ये मानक सूत्र से मान इस तरह से रख दिया है। अब इसको आगे अगर अपन हल करते हैं तो C1 बराबर हमारे पास आएगा C प्लस माइनस अंडर रूट, देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4c² और 1c², ये 5c² हो जाएगा और बटा में आ जाएगा 2। इसी को आगे हल करें तो C प्लस माइनस अंडर रूट 5c बटा 2 जाएगा, जिसमें से अगर c कॉमन ले लें तो 1 प्लस माइनस रूट 5 बटा 2 ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास C1 का मान आ गया है। अब इसमें जो है इसमें केवल प्लस चिन्ह ही यहाँ पर अपन ले सकते हैं, माइनस चिन्ह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि माइनस चिन्ह अगर अपन लेंगे तो 1 में से रूट 5 घटेगा और रूट 5 बड़ा होता है 1 से, तो ये पूरा पद नेगेटिव जाएगा और धारिता कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह से आंसर आएगा। तो कुल मिला के अगर अपन देखें तो हमारा आंसर जो जाएगा वो जाएगा C1 बराबर 1 प्लस रूट 5 बटा 2 इंटू C। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये, और कैसे हल करते हैं मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। इसको आप जरूर तैयार करें क्वेश्चन को। चलो और कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। आइए स्टूडेंट करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चित्र में दर्शाए गए संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A और प्लेटों के मध्य की दूरी D है। तो यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ये, तो एक एक करके अपन दोनों क्वेश्चन हल करेंगे। तो आपको देखो पहले जो दिखाई दे रहा है इसमें एक संधारित्र है, ठीक है ना, इस तरह का संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेट का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के मध्य की दूरी D है। और यहाँ क्या किया गया है कि संधारित्र को आधा बांटकर, ऐसे खड़ा आधा बांटकर, आधे भाग में तो एप्सिलॉन R1 परावैद्युतांक का परावैद्युत रखा गया है और इस दूसरे भाग में एप्सिलॉन R2 परावैद्युतांक का परावैद्युत रखा गया है। तो हमें ऐसा करने के बाद इस वाले निकाय की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। तो देखो इस चित्र को अपन एक तुल्य चित्र की बात किस तरह से मानेंगे। हम यह मानेंगे, हम ऐसा करते हैं कि जो एप्सिलॉन R1 वाला भाग है इसका अलग संधारित्र बना लेते हैं और एप्सिलॉन R2 वाले भाग का अलग संधारित्र बना लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी को दो भागों में डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ से अपन आधा आधा कर देते हैं, तो एक संधारित्र तो ये मान लेते हैं, एक संधारित्र ऐसा मान लेते हैं, आधा भाग इधर आ गया, आधा भाग इधर आ गया, ठीक है ना। और ऊपर पॉइंट A है, तो A पॉइंट पर, A पॉइंट से ये पूरी प्लेट जुड़ी हुई है, तो इसको भी ऐसे जोड़ देते हैं, इसको भी ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसे नीचे B पर ये पूरी प्लेट जुड़ी हुई है, तो इसका A सिरा भी इससे जोड़ देते हैं, इसका A सिरा भी इससे जोड़ देते हैं। तो इस वाले संधारित्र की धारिता को मैं C1 मान लेता हूँ, इस वाले संधारित्र की धारिता को मैं C2 मान लेता हूँ और इसमें एप्सिलॉन R1 और इसमें एप्सिलॉन R2, ठीक है ना। अब यह फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा है कि अपन ने यहाँ बीच में से डिवाइड किया तो दोनों का एरिया आधा आधा हो गया, तो ये भी A/2 ये भी A/2, पर प्लेटों के बीच की दूरी D ही रहेगी, यहाँ प्लेटों के बीच की दूरी D ही रहेगी। तो इसको इसके इक्विवेलेंट माना जा सकता है। अब आपको ये याद है कि परावैद्युत रखने के बाद माध्यम में धारिता कैसी हो जाती है, K जहाँ उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो यहाँ K की जगह अपने को एप्सिलॉन R दे रखा है, तो एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं K को, और C का मान अपन जानते हैं एप्सिलॉन नोड A/D होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज अपने को यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ यहाँ पर देखो आगे लिखता हूँ मैं इसको, माना कि तुल्य धारिता C है, इस पूरे निकाय की तुल्य धारिता C है। तो यहाँ पर देखो C1 और C2 को अगर आप देखोगे, C1 को और C2 को, तो स्पष्ट रूप से वह A व B के बीच समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की एक एक प्लेट आपस में जुड़ी हुई है और इसकी दूसरी प्लेट भी बिंदु पर जुड़ी हुई है। तो दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में C बराबर अपन लिख सकते हैं C1 प्लस C2। अब आपको यहाँ C1 C2 के मान रखते समय क्या ध्यान देना है कि एक तो यहाँ परावैद्युत भी भरा हुआ है और एक प्लेट का क्षेत्रफल आधा हो गया है, तो इस फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे यहाँ पर, आप ध्यान दें। तो एप्सिलॉन R की जगह तो आ जाएगा एप्सिलॉन R1, C1 के लिए एप्सिलॉन R1, फिर आएगा एप्सिलॉन नॉट और A की जगह आएगा A/2 क्योंकि आधा क्षेत्रफल हो गया और प्लेटों के मध्य की दूरी D। इसी प्रकार जब आप C2 को लिखोगे तो C2 बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A/2 बटा D। तो ये अपन ने C2 के लिए लिख दिया है। अब दोनों में जो कॉमन है उस टर्म को अपन बाहर ले लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट A और 2 नीचे आ जाएगा, इसमें भी 2 नीचे आ जाएगा, तो 2D
इस पूरी टर्म बाहर आ जाएगी ये, और यहाँ बचेगा एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। बहुत सी बार इक्वेशन यहाँ पर k1 k2 लिख के भी दिया जाता है, तो अपन यहाँ k1 k2 भी यूज कर सकते हैं अगर वो k1 k2 के रूप में दिया हुआ है। तो इस तरह से अपन ने पहले वाले क्षेत्र की निकाय की तुल्यकारिता हमने ज्ञात कर ली है। तो इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान देना पड़ता है कि दिए हुए चित्र से हमें यहाँ पर एक तुल्य चित्र बनाना रहता है, जिसमें हमें पहचानना रहता है कि संधारित्रों का कौन सा क्रम यहाँ पर रहेगा। तो ये पहला वाला तो अपना हो गया। अब अपन दूसरा वाला करते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अगर आप दूसरे वाले को ध्यान से देखेंगे तो दूसरे वाले में भी क्या किया गया है, जैसे प्लेट है, यहाँ पर दोनों प्लेट है, तो प्लेट का एरिया तो ए है और इसको यहाँ पर बीच में से डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। मतलब अपन ने जो डिस्टेंस इनके बीच की दूरी है प्लेटों के बीच की, तो बीच में से आधा बांटा है, मतलब डी को आधा किया है। तो ऊपर इसकी प्लेटों के बीच की दूरी d/2 और नीचे भी d/2 रह जाएगी, पर प्लेट के क्षेत्रफल में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। और ऊपर के आधे भाग में एप्सिलॉन r1 और नीचे के आधे भाग में हमने एप्सिलॉन r2 का परावैद्युत पदार्थ रख दिया है। तो इसका अगर तुल्य चित्र अपन बनाते हैं, यहाँ पर देखो इसका तुल्य चित्र अगर अपन यहाँ बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अपन यहाँ दो संधारित्र कर देंगे इसके, एप्सिलॉन r1 का अलग संधारित्र और एप्सिलॉन r2 का दूसरा संधारित्र, ठीक है। और इस ये बिंदु ए पर जुड़ा हुआ है, ये बिंदु बी पर जुड़ा हुआ है। और चूंकि इस ये प्लेट जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए इनको कॉमन बनाने के लिए बीच में इस तरह से अपन इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये जो दूरी रहेगी ये d/2 रहेगी, ये भी d/2 रहेगी और दोनों का प्लेट का एरिया a के बराबर रहेगा। तो ये व्यवस्था बनेगी। इस व्यवस्था में अगर इसकी धारिता में C1 मानूं और इसकी धारिता C2 मानूं तो स्पष्ट रूप से आपको A और B के बीच ये दोनों अलग अलग संधारित्र श्रेणी क्रम में नजर आते हैं, श्रेणी क्रम में रहेंगे। तो अपन श्रेणी क्रम के हिसाब से इनकी तुल्य धारिता ज्ञात यहाँ पर करने वाले हैं। तो अपन लिखेंगे माना कि तुल्य धारिता C है, तब श्रेणी क्रम के नियम से C बराबर हो जाएगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2। इस तरह का नियम अपन यूज कर सकते हैं, या फिर वो 1/c से भी आप निकाल सकते हो, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, फिर बाद में उसको उल्टा कर सकते हैं। तो मैं इसी नियम का यूज कर लेता हूँ। तो देखो C1 की वैल्यू मैं रखूंगा, तो C1 की वैल्यू रखेंगे अपन इस वाले के लिए। तो यहाँ पर इस रूल से अपन चलेंगे, तो एप्सिलॉन r1, ठीक है ना, एप्सिलॉन r की जगह एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेट का एरिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का प्लेट का एरिया ए है, पर डिस्टेंस आधी हो गई तो d की जगह अपन रखेंगे d/2। ऐसे इसके साथ दूसरे वाले के लिए आ जाएगा एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन नॉट a बटा d/2 और अपोन में आ जाएगा एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन नॉट a d/2 प्लस एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन नॉट a d/2। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसको अपन हल करेंगे आगे। देखो हल कैसे होगा ये, इसको अपन यहाँ पर इक्वल लिखें, अगर इसके इक्वल इसको लिखें तो एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 दोनों गुणा में जाएंगे और ये एप्सिलॉन नोड है, एप्सिलॉन नोड है यहाँ पर गुणा में है, तो एप्सिलॉन नोड का स्क्वायर a का स्क्वायर और ये 2 × 2 4 हो जाएगा जो ऊपर आ जाएगा और बटा में आ जाएगा इसमें d²। और ऐसे इसके नीचे बटा में इनका लसन ले लेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये 2 तो ऊपर पलट जाएगा, देखो ये 2 तो ऊपर पलट जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट a/d तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। चलो इसको ऐसा ही लिख देते हैं यहाँ पर, एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2 तो यहाँ बच जाएगा और एप्सिलॉन नॉट a और 2 आगे आ जाएगा और बटा में d रह जाएगा। दोबारा समझो एक बार फिर, एप्सिलॉन नॉट a ये 2 तो ऊपर पलट गया तो 2 एप्सिलॉन नॉट a/d 2 एप्सिलॉन नॉट a/d बन जाएगा और ये कॉमन आने के बाद बचेगा एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2, ठीक है ना। अब इसको अगर आप आगे हल करेंगे तो आगे हल करने पर देखो क्या होगा, ये इसको एक बार काट देगा, ठीक है, और 2 4 को भी 2 बार काट देगा और एक बार d भी कट जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट a एप्सिलॉन नॉट r1 एप्सिलॉन नॉट r2 अपॉन d एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार करें। अब कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। तो आइए अब करते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो देखिए आप यहाँ पर
एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, सी धारिता के एन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CP है। तो हमें सिद्ध करना है कि CP माइनस CS बराबर होगा n² - 1/n इंटू सी। तो आपके पास क्या है कि एक जैसी धारिता के, सी धारिता के हमारे पास n संधारित्र है। तो सबसे पहले अपन उनको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो आप जानते हो कि श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता जो आएगी CS वो C/n होती है। जब हमने इसका कंसेप्ट पढ़ा था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर एक जैसी धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो तुल्य धारिता CS बराबर C/n हो जाती है। इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इसी प्रकार समांतर क्रम में अगर यही संधारित्र समांतर क्रम में होंगे तो तुल्य धारिता CP बराबर आ जाएगा NC। तो ये भी हमने पढ़ा था कि CP बराबर NC होगा, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, CP माइनस CS हमें प्रूव करना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 इंप्लाइज CP माइनस CS बराबर NC माइनस C/n। अब इसमें अपन n LCM ले लेंगे इसका। तो जैसे ही n LCM लेंगे तो यहाँ बन जाएगा n² माइनस C, ठीक है ना। और इसी को आगे हल करेंगे अपन तो CP माइनस CS बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसमें से C कॉमन आ जाएगा, देखो आप यहाँ पर। तो C कॉमन लेने के बाद बचेगा n² माइनस 1/n। तो आगे पीछे लिखा हुआ है देखो आप, यही n² माइनस 1/n इंटू पीछे आ जाएगा C, ठीक है ना। तो C इसमें आगे लिखा हुआ है बस। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसको अपन ने यहाँ पर हल किया है। अब इसके बाद अपन एक NCERT का क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप हमारी NCERT में दिया हुआ है एक क्वेश्चन, उदाहरण 2.9। तो पढ़ते हैं। देखो इसमें एक चित्र आपको दिखाया गया है। चित्र 2.29 में दर्शाए अनुसार 10 माइक्रोफेरेड के 4 संधारित्रों के किसी नेटवर्क को 500 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया गया है। आपको 4 संधारित्र दिखाई दे रहे होंगे, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। और इन सबको मिलाकर 500 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा गया है, ठीक है ना। यह बैटरी दिखाई गई है पर यह 500 वोल्ट दिखाया गया है यहाँ पर। तो आपको बताना है सबसे पहले नेटवर्क की तुल्य धारिता, इस नेटवर्क की तुल्य धारिता, इस जाल की तुल्य धारिता, तथा दूसरा आंसर हमें देना है बी के लिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इस नेटवर्क की तुल्य धारिता निकालते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कि जब आवेश बैटरी से चलेगा तो आवेश का एक भाग इधर जाएगा, मान लेते हैं उसको Q, और दूसरा भाग इधर जाएगा Q'। तो इस संधारित्र पर तो Q' प्लस Q' और माइनस Q' आवेश आ जाएंगे। और ये Q संधारित्र जो है, सॉरी ये Q जो आवेश है ये सभी संधारित्रों से एक जैसा निकलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आवेश का आगे कहीं विभाजन नहीं होगा, ये सेम आवेश सभी संधारित्रों से निकल जाएगा। इसका अर्थ हो गया कि ये तीनों जो संधारित्र हैं ये श्रेणी क्रम में है। C1 C2 C3 जो हमारे संधारित्र हैं ये तीनों ही श्रेणी क्रम में है। तो अपन इनका श्रेणी क्रम लगाकर इसकी तुल्य धारिता निकालते हैं तीनों की पहले, ठीक है ना। तो C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता इसको अपन नाम दे देते हैं जैसे C'। तो C' इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, सॉरी श्रेणी क्रम में पहले 1/C' निकलेगा, तो 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इम्प्लाइज 1/C' इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, क्योंकि सभी का मान 10 है, ठीक है ना। तो अपन ने लिख दिया। अब इसको जोड़ोगे आप तो ये 3/10 हो जाएगा, क्योंकि 1/10 3 बार है। तो C' का मान निकालेंगे उल्टा करके, तो C' बराबर आ जाएगा 10/3 माइक्रोफेरेड। तो इस तरीके से अपन ने इन तीनों की तुल्य धारिता ज्ञात कर दी। अब इन तीनों का जो तुल्य संधारित्र बनेगा वही C4 के साथ समांतर क्रम में आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि C' जो है वो C4 के साथ समांतर क्रम में है। तो अपन लिखेंगे यहाँ अब C' व C4 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में
होंगे, ठीक है ना। अतः तुल्यधारिता C इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास C डैश प्लस C4, क्योंकि समांतर क्रम में दोनों संधारित्रों की धारिता को हम जोड़ देंगे। तो C डैश का मान तो है हमारे पास 10/3 और C4 का मान है, इसका मान भी 10 है, तो इसमें 10 अपन जोड़ देंगे। तो कुल मिला के ये बनेगा, देखो अगर 10 को 3 से डिवाइड करें तो 3.3 समथिंग आएगा और प्लस 10 मतलब 13.3 माइक्रोफेरेड के लगभग हमें कुल धारिता यहाँ पर निकाय की प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करते हैं, हमारे पास निकाय की कुल धारिता आई गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सभी संधारित्रों पर आवेश का मान बताइए। तो इन तीनों पे तो एक जैसा आवेश रहेगा Q, और मान लेते हैं इस पर आवेश गया है Q डैश। तो इसका आवेश अपन पहले ज्ञात करते हैं, Q डैश का मान पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ संधारित्र C4 पर आवेश, संधारित्र C4 पर आवेश। तो इस पर आवेश है Q डैश, तो Q डैश बराबर होता है CV। जैसे अपन जनरल रूल क्या है, आवेश बराबर होता है CV, Q बराबर CV होता है, जनरल रूल ये है। तो इसके आधार पे अगर Q डैश का मान निकालेंगे तो Q डैश का मतलब होगा इसकी धारिता है C4 इंटू इसके ऊपर विभवांतर, इसका विभवांतर अपन V4 मान लेते हैं। तो देखो आप इसका विभवांतर किसके बराबर आएगा, क्योंकि इसके दोनों सिरे सीधे बैटरी से कनेक्टेड रहेंगे 500 वोल्ट से, तो इसके ऊपर भी क्या होगा 500 वोल्ट का ही विभवांतर आएगा। तो कुल मिला के अपन यह लिख सकते हैं कि C4 का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6, 10 माइक्रोफेरेड है तो 10⁻⁻6 इंटू अपन यह लिख देंगे 500 वोल्ट। V4 का मान 500 वोल्ट हो जाएगा। तो इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 5000 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, और इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻3 कूलाम, और बराबर इसको अपन चाहें तो 5 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं, सॉरी 5 मिली कूलाम, 5 मिली कूलाम, क्योंकि 10⁻³ है तो 5 मिली कूलाम आवेश जो है इस संधारित्र के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अब इन तीनों पर आवेश निकालना है हमें, तो इन तीनों के नेटवर्क की तुल्य धारिता हमारे पास है 10/3 माइक्रोफेरेड। तो इसी रूल से मैं निकालूंगा। यहाँ लिखेंगे अपन C1 C2 C3 पर एक समान आवेश होगा, तीनों पे एक समान आवेश होगा। तो इसके लिए अतः यहाँ लिख देंगे अतः Q इक्वल टू क्या आएगा, तीनों की तुल्य धारिता जो है वो 10/3 है। तो यहाँ पर इसी रूल से Q बराबर CV के रूल से C का मान तो रख देंगे अपन 10/3 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और गुणा इन तीनों के ऊपर टोटल विभवांतर। तो इन तीनों के ऊपर अगर आप देखोगे, इन तीनों का जो तुल्य है 10/3 माइक्रोफेरेड, उसके ऊपर तुल्य जो विभवांतर आएगा वो 500 के बराबर ही आएगा, क्योंकि इन तीनों का तुल्य जो अपन ने मान रखा है यहाँ पर, आप यहाँ देखो जैसे मान लो ये हमने इन तीनों का मिला के ये बना दिया, और इसके साथ नीचे ये C4 जुड़ा हुआ है, ये तो C डैश हो गया अपना तीनों का मिला के, और ये अपना C4 हो गया। तो इसके ऊपर जो वोल्टेज लगा हुआ है वो 500 वोल्ट है, तो इसके ऊपर 500 वोल्ट है तो इसके ऊपर भी 500 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको भी अपन किससे गुणा करेंगे, 500 से गुणा कर देंगे। तो Q की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 5000/3 गुणा 10⁻⁻6, इसको अपन कह सकते हैं 5/3 गुणा 10⁻⁻3। इसको अगर आप आगे हल करेंगे तो इस वैल्यू का मान आएगा 1.3 का भाग अगर 5 में देंगे तो 1.7 के लगभग आ जाएगा ये, ठीक है ना। और 10⁻⁻3 को अपन चाहें तो मिली कूलाम भी लिख सकते हैं। इस तरीके से तीनों संधारित्रों पर आवेश का मान जो होगा वो 1.7 मिली कूलाम होगा। तो ये था हमारा NCERT का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज का बहुत अच्छा टॉपिक अपन ने कवर किया, अपन ने कंसेप्ट को भी समझा कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है और उसकी तुल्य धारिता कैसे ज्ञात की जाती है। इसके अलावा अपन ने इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पर हल करके देखे हैं। तो ये टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट तैयार हो गया है, ठीक है ना। इसको आप रिवाइज करें, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। बाय, थैंक यू।